द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे आप सब? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सॉरी गाइस, मैंने आपको बहुत वेट करवाया इस वीडियोस के लिए। थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो गई थी मुझे। अब बस सब बढ़िया है। अपन कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 12th का एंटरप्रेन्योरशिप वाले लेक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसमें कुछ भी नहीं है। शुरुआत में जो है अपन ने क्लास 11th में जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना, कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और कंपनी क्या होती है और HF क्या होता है, सब वही पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं है इनमें। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर प्लानिंग क्या होता है? तो आपको स्क्रीन दिख ही रही होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्टिविटीज जो कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती है। और उन एक्टिविटीज में आते हैं रिक्रिएशन एक्टिविटीज, मतलब हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो करते हैं, लिविंग के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, वो सब ह्यूमन एक्टिविटीज में आती है। तो उसमें वॉर भी आ जाती है, एक्सरसाइज भी आ जाती है, ये सब कुछ आ जाता है। तो दो तरीके की एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमें मॉनेटरी गेन मिलता है। मॉनेटरी गेन मतलब जिससे पैसा आता है, उस एक्टिविटी को करने से पैसा आता है। जैसे प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन की ये एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया गुड्स का, या गुड्स को कंज्यूम कर लिया, या सर्विसेज को रेंडर कर लिया। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है उससे पैसा आता है, उनको हम करते हैं ताकि मॉनेटरी गेन्स अर्न कर सके। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। और दूसरी एक्टिविटीज जो हम अपने मन से, अपने प्यार से, किसी भी मतलब इमोशन के साथ जो करते हैं, जिसमें मॉनेटरी गेन कुछ भी नहीं होता है। कोई सिंपैथी के साथ, कोई पेट्रियोटिक होता है, तो सोल्जर जो अपने कंट्री के लिए करता है उसको कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता उस टाइम जब वो क्या युद्ध लड़ रहा होता है। भले ही उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड होती है पर वो खुद उसको गेन नहीं हो रहा होता है। तो वो जो नॉन मनी के लिए करते हैं, जैसे हम किसी को दान में कुछ देते हैं, तो वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। पहले तो एक्टिविटी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक के अंदर भी तीन है ना, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर की जाती है, ताकि और स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है। ये वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है उस चीज में, ताकि वो उस फील्ड में किसी और को जो वहां पे नया है उसको इंस्ट्रक्ट कर सके, गाइड कर सके और दूसरों को एडवाइस कर सके। जैसे लॉयर्स हैं जो LLB करके आते हैं, तो फिर उनको लॉ के बारे में सब कुछ पता होता है कि किस सेक्शन में हमारा राइट है। और जो नए नए जो होते हैं जिनका केस कोर्ट में चला जाता होता है, वो उनको पता नहीं होता लॉ के बारे में, तो जो लॉयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। वैसे ही डॉक्टर्स हैं, वैसे ही सीए हैं। ठीक है, फिर आता है बिजनेस। बिजनेस क्या आता है? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होती है, जिसमें मॉनेटरी गेन्स होता है, वो सब बिजनेस कहलाती है। इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सब आ जाता है। और एम्प्लॉयमेंट ऐसा ऐसी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल करता है किसी के अंडर में, मतलब रेगुलरली उसको करता है, रोज किसी के अंडर में जाके काम करता है और उसको रेम्युनरेशन या रिटर्न मिलता है। और उसको एक अग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है जिसको अपन कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफर लेटर कहते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके की चीजें हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होता है। प्रोफेशन एम्प्लॉयड भी हो सकता है, मतलब कि है ना, उस चीज को करने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है। तो बिजनेस क्या होता है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं। ठीक है, और हम लोग अंडरटेक करते हैं ताकि हमें मॉनेटरी गेन्स मिल सके। बिजनेस में सिर्फ गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कुछ स्टार्ट नहीं होता, लेकिन सर्विसेज का भी रेंडरिंग इंक्लूड होता है। बिजनेस आप किसी चीज का भी कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी के अंडर काम करता है किसी अग्रीमेंट के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम लोग उसको इकोनॉमिक कंसिडरेशन के हिसाब से अगर हम लोग उसको क्लासिफाई करें, तो तीन तरीके के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। इकोनॉमिक कंसिडरेशन मतलब ये अलग होता है कि भाई एक कुछ एक्टिविटीज जो हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से, मतलब काम के हिसाब से बांटे, तो वो क्या हो जाता है, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। और अगर हम इकोनॉमिक कंसिडरेशन के हिसाब से बांटे तो तीन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। आप देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग तीनों बिजनेस के ही पार्ट्स है ना।
सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हैंडीक्राफ्ट से हाईटेक की सब मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है उसमें, कि आप हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर्स या पेन ड्राइव्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो सब लोग मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं। उसमें रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का मेजरली क्या होता है काम, कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करने का, है ना। फिर मार्केट फ्री इकोनॉमी, तीन तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पहले मार्केट फ्री इकोनॉमी, जहाँ पे कितना भी प्रोडक्शन आप कर सकते हो, कितना भी सेल कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट पे सेल करना है, मास प्रोडक्शन की तरफ ही डायरेक्ट करता है। कलेक्टिवलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है ना, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल करना है। और मिक्स मार्केट इकोनॉमिक्स क्या होती है, कुछ कुछ हद तक आपको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो फ्री इकोनॉमी मतलब कोई आपको रेगुलेट नहीं करेगा, जो मर्जी करना है करो। कलेक्टिविस्ट में आपको गवर्नमेंट डिसाइड करके बताएगी। और मिक्स मार्केट में क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट बताएगी, कुछ आप अपना करना। तो ये तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। इंडिया में मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी है और चाइना में कलेक्टिविस्ट है, ठीक है। फिर है सर्विस। अब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ लिया, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेडिंग का। सर्विस क्या है, एक इंटेंजिबल कमोडिटी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं। एक ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब जिसको हम ना स्टोर कर सकते हैं ना इसको ओन कर सकते हैं, कि भाई ये जैसे ये बुक है, ये रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर मेरा है, ये मैंने ओन कर रखा है, मैं खरीद गई। अगर इसी की जगह मैं बैंकिंग सर्विस कहीं से करके आई, मतलब बैंक में गई और मैं एटीएम कार्ड इशू करवा के आई, तो वो मैंने सर्विस जो रेंडर करी, मतलब जो मैंने उनसे ली, एक्वायर करी, तो मैं उसको अब जमा करके थोड़ा लग सकता। अगली बार मुझे एटीएम कार्ड जैसे मेरा गुम हो गया, मेरे को वापस चाहिए, तो उसी सर्विस को जेब में से निकाला और ऐसे कर लिया, ऐसा नहीं, वापस मेरे को जाना पड़ेगा। तो उसको ना हम स्टोर कर सकते हैं और ना ओन कर सकते हैं, जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल है वहीं पे कंज्यूम करना पड़ेगा। दो की कंपोनेंट्स होते हैं सर्विसेज के। सबसे पहला, examples of service include the transfer of goods such as postal service, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी एक सर्विस होती है जहाँ पे हम अपनी चीजें भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा कि डॉक्टर को विजिट देना भी एक सर्विस है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है हमको, तो हम उनकी एक्सपर्टाइज यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो भी एक सर्विस हो गया। तो की कंपोनेंट्स क्या है सर्विस के इकोनॉमिक्स में, पहला तो उसमें गुड्स जरूरी नहीं है कि इंक्लूड हो नहीं हो, सर्विसेज में गुड्स यूज हो नहीं हो जरूरी नहीं है, और दूसरा उसके एक्सपर्टाइज यूज होती है उस चीज में। तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग आपको समझ में आ गया। फिर है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है, एक्टिविटी होती है बाइंग सेलिंग ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज का भी ट्रेड किया जाता है, और ऐसा किसी भी चीज को खरीदना बेचना, ये सब ट्रेडिंग कहलाता है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ थिंग्स और सर्विस दैट आर बॉट एंड सोल्ड, द मनी मेड बाय बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स और सर्विसेज, की ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कहलाई जाती है। और जो हमको ट्रेडिंग करने से जो गेन होता है उसको भी ट्रेडिंग ही बोलते हैं, कि कितना हम लोगों ने गुड्स बेचा, कितना सर्विसेज रेंडर किया, वो सब भी ट्रेडिंग कहलाई जाती है। और एक्सचेंज में भी होता है कि आप होता है ना कि छोटे छोटे गांवों में कि आप पुराने कपड़े या पुरानी चादरें दो, तो आपको या फिर टब या फिर बकेट ये सब मिल जाएंगे, या फिर कोई दरी होती है बिछाने की, वो मिल जाएगी। तो पुराने छोटे छोटे गांवों में ऐसा होता है कि आप एक्सचेंज में भी चीजें ले सकते हो। पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था वो अपना ऐसा ही चलता था, ठीक है। अब है बिजनेस। आप एंटरप्रेन्योरशिप क्यों पढ़ रहे हैं, अब बोलेंगे हमारे कोर्स में था, हमें पढ़ना है, हमारा सब्जेक्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिजनेस करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सब, मुझे पता है आप सबके अंदर पोटेंशियल है कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आप क्या करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक एक्टिविटी है जहाँ पे अलग अलग लोग बस अपने गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, ताकि वो म्यूचुअल गेन या प्रॉफिट कमा सके। द बिजनेस सिर्फ कस्टमर के साथ बिजनेस नहीं होता है, सप्लायर्स और रिटेलर्स भी आपस में बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स भी आपस में बिजनेस करते हैं। तो एक्टिविटी को बिजनेस तभी कहा जाएगा जब उसमें दो चीजें हो, एंटरप्रेन्योर प्रेजेंट हो, मतलब एक ओनर हो उस बिजनेस का जो एक इनिशिएटिव ले उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की और उसके साथ उसका रिस्क उठाने की। और दूसरा, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। भले आप एनजीओ भी ओन कर रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो।
तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और बिजनेस करने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करना भी जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इकोनॉमिक मोटिव। ठीक है। और तीसरा है उसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स का, तो गुड्स का प्रोडक्शन भी होगा। मतलब आप क्या बिजनेस करो तो आप कुछ तो ऑफर करोगे ना, या तो सर्विस ऑफर करोगे या गुड्स ऑफर करोगे अपने कस्टमर्स को। तो आप किसी का भी प्रोडक्शन कर सकते हो, कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हो, मतलब जो डेली में कंज्यूमर यूज करता है, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रशेस, ये सब। प्रोड्यूसर गुड्स का भी कर सकते हो, मशीनरी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर आप मोटरसाइकिल, ट्रक्स प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी कर सकते हो, सर्विसेज भी रेंडर कर सकते हो। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है। फिर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आपने प्रोडक्शन कर लिया पर आप अपने पास जमा करके रख रहे हैं, या फिर आप अपने घर के लिए ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सेल या एक्सचेंज करना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट में दूसरे कंज्यूमर्स को दे सको अगेंस्ट द वैल्यू और प्राइस। अगर आपने घर के लिए प्रोडक्शन किया, आप एंटरप्रेन्योर भी हो, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहे हो, आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, पर आप खुद के घर के लिए कर रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है। सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट अ बिजनेस, है ना। रेगुलर होना चाहिए, एक दिन क्या 4 दिन नहीं किया, जैसे पढ़ाई करते हो आप लोग वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। रेगुलर होना चाहिए, कि एक टाइम ट्रांजैक्शन भी बिजनेस नहीं कहलाता, कि मैंने अपना पुराना पलंग निकाल के बेच दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। और मान लो मैंने बिजनेस सेटअप कर लिया, पर मैं सिर्फ एक बार के लिए मैंने अपना पलंग बेच दिया, तो वो इकोनॉमिक रेगुलर नहीं है, वो ट्रांजैक्शन, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फिर सिक्स्थ है यूटिलिटी क्रिएशन। यूटिलिटी क्रिएशन मतलब 3 तरीके की यूटिलिटी होती है। बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है, यूटिलिटी का रिजल्ट होती है। सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी, वो फॉर्म जो रॉ मटेरियल का फॉर्म है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेती है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेस यूटिलिटी, वो जो प्लेस का जो हिंड्रेंस है वो उसको खत्म कर देती है, कि जहाँ प्रोडक्शन हुआ वहां पे गुड्स अवेलेबल के साथ साथ दूसरी जगह भी अवेलेबल होंगे। तो कंजम्पशन की प्लेस और प्रोडक्शन की प्लेस भले ही अलग अलग हो, तो ये बिजनेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, कि प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स करके वो उस हिंड्रेंस को हटा देता है। फिर टाइम यूटिलिटी, कि जरूरी नहीं है जब आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हो तभी वो कंज्यूम हो, तो वो स्टोर करने के रखने वाला जो वेयर हाउसिंग वाला जो फैक्टर है, वो उस टाइम यूटिलिटी को यूटिलाइज करता है, और जब भी आप प्रोडक्शन करते हो तो उस टाइम कंज्यूम नहीं हो, तो आप थोड़े दिन बाद भी उसको बेच सकते हो। तो ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो बिजनेस में 3 तरीके की यूटिलिटी क्रिएट होती है। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म रॉ मटेरियल का नक्शा बदल देता है, उसका रूप चेंज कर लेता है। प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, है ना। सेवेंथ है प्रॉफिट अर्निंग। आप इसलिए काम करते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस करते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग अ बिजनेस एक्टिविटी। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब कि आप कभी भी जो भी गारंटी नहीं लेता है, कि भाई आपने 4 लाख के 5 लाख जितने भी लगाए बिजनेस में, वो आपके उतने ही आपको रिटर्न या 10% प्रॉफिट या 15% प्रॉफिट मिलेगा आपको। अनसर्टेनिटी रिटर्न की, कि शुरुआत में आपको कम प्रॉफिट होगा, फिर बीच में आपका अगर आपने अच्छा बिजनेस कर लिया तो अच्छा होगा, ज्यादा भी हो सकता है। तो एलिमेंट वो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। फिर है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है गाइस, कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है, ये कहावत है बिजनेस की। पर आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आपके बिजनेस के लिए आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आप खुद उसको संभाल पाए। मतलब ऐसे नहीं इतना रिस्क ले लेके हमने मशीनरी खरीद ली और वो प्रोडक्ट बिका नहीं, तो सारे जो सप्लायर्स होंगे सब आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपका इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो फिर आप उतनी ही रिस्क लें जितनी आप कर सकते हैं बिजनेस। तो उसको विजिलेंट और चलता करने के लिए, मतलब ऑन गोइंग रखने के लिए बिजनेस को हमेशा के लिए आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। रिस्क से आप भाग नहीं सकते हो, लेकिन आपको अपने हिसाब से रिस्क लेने चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बिजनेस के कुछ पार्ट्स की, बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, मेरे साथ चलिए, बोलिए। एंटरप्रेन्योर प्रेजेंट होना चाहिए, आप हैं वो एंटरप्रेन्योर, आप प्रेजेंट होंगे वहां पे, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, आप प्रॉफिट कमाएंगे, आप गुड्स और गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके क्या रखेंगे नहीं अपने पास, उसको सेल करेंगे, फिर प्रॉफिट कमाएंगे, रोज बेचेंगे, रेगुलर बेच के आएंगे।
यूटिलिटी क्रिएट करेंगे, रिटर्न मिलेगा आपको, लेकिन वो सर्टेन नहीं होगा, अनसर्टेन होगा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एक बार वापस बोलते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप वहाँ प्रेजेंट होंगे, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, उसमें आप प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स का प्रोड्यूस करके आप उसको सेल करेंगे, फिर आप उस चीज़ को रेगुलर करेंगे, फिर आप उसका यूटिलिटी क्रिएट करेंगे, फिर आप प्रॉफिट कमाएंगे, फिर आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न जरूरी नहीं है जितना आपने सोचा उतना मिले, सर्टेन नहीं होगा, वो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होगा, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो याद हो गया आपको ये पॉइंट्स? नहीं याद हुए तो वीडियो पॉज करके वापस बोलिए और फिर वापस आगे चलिए। फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज 3 हिस्सों में बटी हुई है, पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट। अब आप 12th क्लास में आ गए, अब मैं आपको अभी तक नहीं बताऊंगी कि पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट क्या होता है। चलो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। प्राइवेट सेक्टर कोई इंडिविजुअल ओन करता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। और ज्वाइंट सेक्टर पब्लिक और प्राइवेट का मिक्स होता है, कि कोई जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे प्राइवेट कंपनी काम तो करना चाहती है, लेकिन उसका जितने फंड्स नहीं है तो पब्लिक उसको प्रोवाइड करती है, तो पब्लिक और प्राइवेट मिलके ज्वाइंट हो जाते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट में बहुत सारे फॉर्म्स है, पब्लिक में 3 और जॉइंट में तो कोई इसका फॉर्म नहीं होता है। तो प्राइवेट में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पब्लिक में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और जॉइंट सेक्टर में जॉइंट सेक्टर। तो ये एक बार फ्लो चार्ट देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बस पब्लिक में याद रखना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है? जो ओन, कंट्रोल और मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। कंपनी भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती है ना। अब ये है डोमिनोज। डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना है ना आपने? हाँ तो गाइस, ये है डोमिनोज। डोमिनोज पिज्जा को तो आप जानते हैं। अब पिज्जा की शक्ल देख के तो मुंह में तो अब सबके पानी आ रहा है। तो डोमिनोज पिज्जा के मालिक हैं टॉम, मिस्टर टॉम। अब उन्होंने अपना स्टार्ट कैसे किया, मतलब उन्होंने अपने अब आपको क्या लगता है कि कोई भी जो एंटरप्रेन्योर भी सक्सेसफुल है तो उसने तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स करे होंगे अपने लाइफ में। तो डोमिनोज ने भी वैसे ही बहुत स्ट्रगल्स करे अपने लाइफ में। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपने ही शॉप पे, मतलब अपने ही शहर में अपने भाई के साथ एक छोटी सी पिज्जा की दुकान खरीद ली। ठीक है, पिज्जा की दुकान उन्होंने खरीदी, कुछ 500 या $600 में खरीदी, है ना, पूरे सर्विस के साथ खरीद लिया। अब उन्होंने सोचा अब इस क्यों कैसे बड़ा किया जाए, है ना। तो उस टाइम 1980s ही था जब उन्होंने वो टॉम ने वो शॉप उसके भाई के साथ खरीदी थी। अब तो कुछ उनकी सेल बढ़ाने के लिए, छोटी सी शॉप थी, उसकी सेल बढ़ाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, बोला कि जहाँ पे लोगों को चाहिए वहां पे, है ना, हम लोग उसको होम डिलीवरी पहुंचाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा कोई सर्विस नहीं था, आपको चाहिए तो वहां जाके लेके आओ। होम डिलीवरी ज्यादा कोई देता नहीं है, क्योंकि आज से 25-26 साल पहले की बात है, तो फिर ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने वो सर्विस देना स्टार्ट कर दी। तो उस सर्विस की वजह से उनकी सेल हर दिन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि लोगों को घर बैठे सब सामान चाहिए था, तो फिर वो फटाफट ऑर्डर करते थे और 30 मिनट में मिल जाता था। तो उनका बहुत अच्छा अच्छा खासी बिजनेस की शॉप स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद एक शॉप की जगह उन्होंने 2 और शॉप खोली उसी शहर में, और फिर वहां से डिलीवर करने लग गए सारे पिज्जास। ठीक है, फिर उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, सब कुछ अच्छा हो गया। फिर उन्होंने अपने बिजनेस का नाम चेंज किया, मतलब पहले का उसका नाम डोमिनी था, फिर उन्होंने अपना नाम, उसके बिजनेस का नाम चेंज करके डोमिनोज रख लिया, और उसका ब्रांड नेम भी एस्टेब्लिश किया, कि मतलब सिंबल लोगो वो बनाया उन्होंने। फिर धीरे धीरे उनकी सेल बहुत अच्छी बढ़ गई, फिर उन्होंने अलग अलग तरीके के पिज्जा डेवलप करे और बहुत उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा था। फिर उसी स्टार्ट में उन्होंने कम से कम भी 200 के अराउंड शॉप्स खोल दिए उसी स्टेट या कंट्री में, यूएस में थे, है ना। फिर उन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल शॉप खोला था 1990 के आसपास। हमने इंटरनेशनल शॉप खोला था यूएस में और यूके में और कनाडा में। वहां पे उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल शॉप सब खोले थे 2। तो वहां पे भी वही वो लोग रखते थे कि 30 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो अब हर जगह आपको डोमिनोज की शॉप मिल जाते हैं।
लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने चाइना में शॉप खोला था, तो चाइना में वहाँ पे लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे उन्होंने कहा जो 30 मिनट का टाइम है कि भाई 30 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगी, तो वो हो नहीं पाई, क्योंकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम था वहाँ पे, तो 30 मिनट वहाँ नहीं हो पाए। और दूसरा, वहाँ पे चाइना के लोग मेजरली चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं हर चीज़ खाने के लिए, तो उन्होंने इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर इस हिसाब से टॉम ने यहाँ समझा कि जहाँ पे भी आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं वो लोग, वो वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस को पहचान के उसके बाद ही बिज़नेस करते हैं। तो ये टॉम की एक कहानी थी, एक उनके डोमिनोज़ की, जो बहुत सक्सेसफुल हुई थी, और ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। कभी भी पिज़्ज़ा का नाम आता है, अपन पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज़ ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको टाइम से डिलीवरी दे देगा। ठीक? ठीक है? अब है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप तो आपको पता ही है, एक सबसे ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट और कॉमन फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, जो एक ही पर्सन ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और सब कुछ वही करता है। उसको इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। तो उसकी डेफिनिशन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस उसी एक इंडिविजुअल में वेस्ट होते हैं, और साथ ही साथ इंडिविजुअल ही सारे रिस्क को अज्यूम करता है और सारे प्रॉफिट मिलता है उसको। ठीक है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंडिविजुअल ओनरशिप होता है, कि एक ही पर्सन उसको ओन करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम से ही पता चलता है कि वो सोल है, एक ही पर्सन है, वो उसको ही ओन करता है। दूसरा है इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन, इट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द सोल प्रोप्राइटर, नो अदर इज इन्वॉल्व। इंडिविजुअल फाइनेंसिंग, खुद का जितना पास कैपिटल होगा उतना लेके आएगा, सारा इन्वेस्टमेंट वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते, जो बिजनेस है वो उसी का है और उसी की इनकम में ऐड होगा, और कोई इसको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अगर उसका इंसॉल्वेंट हो गया या बिजनेस बंद हो गया, तो सब जो भी स्किल क्रेडिटर्स है उसके पैसे सोल प्रोप्राइटरशिप से सोल प्रोप्राइटर से ही हम लोग वसूल करेंगे। ठीक है? फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वही वाली बात हो गई कि एसेट्स अगर इनसफिशिएंट है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो पर्सनल प्रॉपर्टी सोल प्रोप्राइटर की बिकेगी। सोल बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है, अगर लाइबिलिटी भी अज्यूम करता है खुद ही पूरी लाइबिलिटी, तो बेनिफिट भी अगर उसको होगा तो उसको खुद को ही होगा, कोई और उसको शेयर नहीं करना पड़ेगा। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। आप सिंपल से एक दुकान खोलो, बस काम खत्म। उस दुकान में सारे कैपिटल इन्वेस्ट करो और रॉ मटेरियल्स और जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स, जो भी गुड्स मंगाना चाहते हैं गुड्स मंगाओ, और फिर स्टार्ट कर दो शॉप। हो गया। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि फाइनेंस की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होती और ना मैनेजरल एबिलिटीज़ होती कि भई एक से ज़्यादा दुकान हैंडल कर पाए। तो इसलिए ऑपरेशन का जो एरिया होता है वो एक शहर ही होता है, या फिर एक प्लेस ही मान लो, एक ही जगह वो ऑपरेट करता है। कहाँ पे सूटेबल है ये सोल प्रोप्राइटरशिप? वहाँ पे सूटेबल है बेसिकली, अब किस पे डिपेंड करता है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो इंडिविजुअल है उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है। तो और भी किस चीज़ के लिए सूटेबल है? जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी लिमिटेड हो, सीक्रेसी इंपॉर्टेंट हो, आप किसी के साथ सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते, मार्केट लोकल हो, और गुड अगर आर्टिस्टिक नेचर के हो और डिमांड कस्टमाइज अप्रोच हो, तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्विक डिसीजन लेना हो जहाँ पे आपको, उसके लिए भी वो बेहतर रहेगा, और स्मॉल साइज खोलना हो। तो ये सारे अगर के रिक्वायरमेंट्स हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जा सकते हैं। ठीक है? लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की? सबसे पहला, नाम सोचना पड़ता है आपको। अब अपनी दुकान खोलेंगे, शॉप खोलेंगे, शोरूम खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, अगर नाम तो सोचना ही पड़ेगा। रखते हैं ना अपन, शिव विहार स्टोर, अम्बे विहार स्टोर, अम्बे माता माँ कृपा स्टोर, कुछ भी जो भी नाम है ना। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप को जीएसटी में रजिस्टर तभी करवाना ज़रूरी है जब उसकी एनुअल टर्नओवर साल की 40 लाख से ऊपर चली जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीएसटी में, जैसे सप्लायर हो या फिर कुछ भी। आप जब आगे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने वाले हैं, या फिर अगर आप आगे बिज़नेस करने वाले हैं, तो जीएसटी के बारे में आप वही पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज़ होती है 4-5, जो अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, वरना नहीं। पेमेंट ऑफ टैक्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी इनकम आप पूरे साल में कमाएंगे उस बिजनेस से, तो आपका सोल प्रोप्राइटर के ऊपर ही इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है? क्योंकि वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है? अब ये कुछ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब सिंगल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वन मैन्स कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, वन मैन कंट्रोल। आप इस पिक्चर को देख के भी याद कर सकते हैं। सिंगल ओनरशिप, नो शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, वन मैन कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, वन मैन कंट्रोल, वन मैन कंट्रोल। ठीक है। अब ये श्री लेदर्स है, एक बहुत बड़ी केस स्टडी दी हुई है आपकी बुक में, अगर आपने ध्यान से बुक खोल के देखा होगा तो। तो ये श्री लेदर्स है, ये श्री सत्यदेव रॉय हैं, जिन्होंने ये श्री लेदर स्टार्ट किया था, मतलब उनकी स्टोरी है तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा गाइस, ठीक है। तो उनकी स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि श्री सत्य सर से बुलाऊंगी मैं उनको नाम, ठीक है। सत्य सर क्या थे, बहुत छोटे से गांव में रहते थे और वहां पे उनके पापा की जूतों की शॉप थी, ठीक है। उनके पापा जूते बनाते थे, उनके पापा जो जूते बनाते थे ना बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते थे, मतलब कम से कम 15-15 साल चलते थे उनके जूते। तो वो सर उनके पापा की शॉप पे जाते थे, वहां जाके वो जूते बनाना सीखते थे, ट्रेड करना सीखते थे। और उनको बचपन से सपना था कि भाई जब वो टाटा स्टील या टिस्को इन सबको देखता था तो उनके था कि भाई मैं भी ऐसी बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा और लोग मेरे अंडर काम करेंगे। उनके मन में ही बचपन से बिजनेस था। उनके पापा का कोई इतना बड़ा बिजनेस में नहीं था। लोग बल्कि उनके पापा को बोलते थे क्यों उनको इसको टाइम वेस्ट करवा रहे हो अपनी दुकान पे बिठा के, बल्कि अब उसको कहीं पे पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा जॉब कराओ तो उसको अच्छी अच्छी शादी हो जाएगी उसकी। पर उसके पापा ने तो उसको यही सिखाया। फिर थोड़े सालों बाद उसके पापा की डेथ हो गई और फिर सत्य सर कुछ पैसे लेके अपने हाथ में मम्मा से, अपनी मम्मी से पैसे लेके और आए। उसकी मम्मी ने एक ही बात बोला कि बेटा तू, तेरे को जो करना है कर, तेरे को बिजनेस करना है, तेरे को जॉब करना है, तेरे को पढ़ना है, तेरे को जो करना है कर, पर याद रखना तेरे को हमेशा जीतना है। कुछ भी हो जाए तेरे को। कैलकाटा एक ऐसा शहर है जहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस करता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मतलब कि बिजनेस करना वहाँ पे बहुत लो कास्ट प्रोफेशन समझा जाता है। जो गवर्नमेंट जॉब करता है, जो बाबू बनता है सरकारी बाबू, वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और साथ ही साथ अगर आपको प्राइवेट जॉब हो तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, पर सरकारी जॉब वालों को तो सर पे चढ़ा के घूमेंगे। और जो बिजनेस करता है वो तो सोच ही लो, उसको तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। उनको बोलते हैं कि भाई आप सरकारी जॉब करो तो आपको सिक्योरिटी होती है, आपको आते जाएँगे पैसे, आप काम नहीं भी करो, छुट्टी भी ले लो तो आते जाएँगे, और रिटायर भी हो जाओ तो पेंशन भी आती जाएगी। तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, उसको है ना प्रेफ़रेंस देते हैं जॉब वालों को। तो उस वैसे शहर में गए थे सत्यज सर कि वहाँ पे मैं बिज़नेस करूँगा, है ना? अब बिज़नेस करने गए, तो ऐसी जगह कलकत्ता में वो गए थे काम करने। तो उनके पास एक ही हुनर था कि भाई उनको जूते बनाना आता था। तो सबसे पहले उनको रहने की जगह चाहिए थी और उनको एक दुकान खोलने की जगह थी चाहिए थी। तो वो जिनके हाथ में जितने पैसे थे वो लेके धूप में रात को शाम को भटकते रहते थे एक दुकान ढूंढने के लिए जहाँ पे उनको ये शोरूम ऐसा खोलने को मिल सके। फिर बहुत ही पुराने एरिया में उनको एक शोरूम मिला, शोरूम क्या मान लो दुकान मिली, जहाँ पे वो शोरूम बना सकते थे। ठीक है? जितने भी उनके पास पैसे थे उन्होंने उसको दिए ओनर को, और बोला कि भई ये दुकान मेरी। तो ले ली उन्होंने वो दुकान और फिर रोज़ वो वहाँ पे सफाई करते थे। पूरे मतलब दीवारों में से पेंट हट रहा था। ज़मीन में मिट्टी के 3-4 लेयर जम चुके थे। बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी साफ-सफाई करके 1 रात 2 इधर सोए। मतलब वही उनका शोरूम था, वही उनका घर था। वहीं पे रहते, खाते, सोते, पीते थे। ठीक है? फिर धीरे-धीरे उन्होंने पहले सफाई की 1 दिन, फिर दूसरे दिन काँच-वाँच साफ किए वहाँ के, फिर तीसरे दिन पेंट करना चालू किया, फिर चौथे दिन के जाके में उनका उनका शोरूम तैयार हो गया। भले ही वो दिखने में वो कैसा भी था, पर उनके लिए वो उनका शोरूम था। फिर उन्होंने दूसरे जितने उनके पास थे पैसे ना, तो सप्लायर से पैसे लेना चालू कर दिए। सप्लायर से माल लेना चालू कर दिया। सप्लायर से माल लेना चालू कर दिया मतलब उन्होंने रॉ मटेरियल क्या खरीदा, उनसे गुड्स खरीदा और बेचना चालू कर दिया। वहाँ पे वो मार्केट 6 बजे शाम को बंद हो जाता था, पर वो अपनी दुकान खोले रखते थे ताकि खोले ही रखते थे। भले ही कस्टमर्स आए नहीं आए, पर वो अपनी दुकान खोल के रखते थे। और उनका कहना था कि कस्टमर्स हमारे लिए भगवान है। वो कोई भी कस्टमर आ जाता था
उनको ढंग से पानी वानी पिलाते थे, चाय वाय पिलाते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़े महीनों बाद उन्होंने प्रॉफिट कमाया, फिर उस प्रॉफिट से और जूते खरीदे। फिर उन्होंने सोचा मैं खुद ही ये मैन्युफैक्चर करना चालू कर देता हूँ। फिर जितने वो गुड्स खरीदते थे उतने उसने मैन्युफैक्चर चालू करना स्टार्ट कर, खुद ने ही बनाना जूते चालू कर दिए, क्योंकि वो उनको काम ही जूते बनाना था। पर फिर भी उन्होंने स्ट्रगल्स तो बहुत फेस करे, कि भाई जूते बनाने के लिए भी लेदर, पूरे दिन लेदर से करते रहो। पर उनके जूते जो एक बार खरीदता था वो वापस आता था उनकी दुकान पे, और ऐसा था कि भाई वो कस्टमर्स को बिठाते थे, चाय पानी पूछते थे, फिर बोलते थे कि भाई चलो लेके जाते। और मेजरली उनके पास एक बार क्या हुआ था, एक कस्टमर आया था जिसको ट्रेन पकड़नी थी 3 बजे, और उसका 2 बजे आया, एक जोड़ी जूता लेके उनसे चला गया। फिर अगली बार फिर वापस आया 1 महीने बाद, फिर जूते लेके चला गया। मतलब वो क्या आउट स्टेशन कस्टमर था, बार-बार इधर से ही आता था, इधर से ही जूते लेके चल जाता था। क्योंकि बहुत ही मजबूत चप्पल होती थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट होती थी, और जल्दी से टूटती भी नहीं थी। तो वो कस्टमर्स का सर्विस उनका मेजरली काम था, कि भई कस्टमर की लॉयल्टी होनी चाहिए। हम कस्टमर्स के प्रति लॉयल हो, और कोई मिडलमैन नहीं था, क्योंकि वो ही मैन्युफैक्चर करते थे। सारे जूते, चप्पल सब कुछ वो ही मैन्युफैक्चर करते थे। ठीक है? तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, क्योंकि लोग क्या, उनके पास दुकान के पास एक बार जो होके जाता वो बार-बार आता, क्योंकि उनकी सर्विस ही इतनी अच्छी थी, और साथ ही साथ उनके जूते भी इतने अच्छे थे। तो वो एक 100 को बताते, एक जना 10 को बताता, फिर 10 और 20 को बताते। तो वो उनका बढ़ता गया ऐसा काम। और सत्या सर का ये भी कहना था कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो अभी तक सर के साथ बने हुए हैं। सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि वो हमारी फैमिली की तरह है। को कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी सॉल्व कर देता हूँ, है ना? हम कुछ नहीं सोचते कि हम कितनी देर जाके, वो सुबह की 6 बजे तक जाग-जाग के भी काम करते हैं। तो एज़ अ फैमिली वो उनको ट्रीट करते थे, एज़ एन एम्प्लॉयी नहीं, और उनको सब जो उनकी ज़रूरत थी, उनको पूरा करते थे। ठीक है? अब क्या हुआ कि है ना, सत्या सर को इस बात से गुस्सा आता था कि जो वेंडर्स और सप्लायर्स उनको टाइम से पेमेंट नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं किया करेंगे तो फिर वो अगली बार आपके पास आएँगे नहीं। तो उनका ये रूल है कि सबसे पहले कस्टमर की लॉयल्टी, दूसरा एम्प्लॉइज़ की लॉयल्टी, कि एम्प्लॉइज़ उनको फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, और अ, और दूसरा तीसरा कि भाई सबको टाइमली पेमेंट। तो इससे वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। पूरे नॉर्थ इंडिया में, सॉरी ईस्टर्न इंडिया में उनकी सारी दुकानें, श्री लेदर्स के नाम से इनकी दुकान से सामान खरीदने के लिए लोग लाइन लगाते हैं आज भी, और बहुत ज़्यादा फेमस है इनकी शॉप्स। आप उनके इंटरनेशनल भी सामान बिकते हैं, लेकिन उसमें ब्रांड नेम नहीं होता है, पर उनके इंटरनेशनल भी जूते बिकते हैं। ठीक है? तो ये थी एक अच्छी-खासी एंटरप्रेन्योर की कहानी, जिसने अपने बचपन से ही सोचा और बिज़नेस किया। तो आप भी किसी अच्छी स्टोरी से इंस्पायर होके अपने अपने खुद का ही नाम कमाइए, फिर इंडिया का नाम तो अपने आप ही रोशन हो जाएगा। आप खुद का ही नाम कमाइए, ठीक है? अब पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप तो पता ही है ना आपको क्या होता है। 2 जने जब मिलके बिज़नेस करते हैं वो पार्टनरशिप कहलाती है। अब देखिए, सब कुछ पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन, परफॉर्मेंस, प्लानिंग, टीम वर्क, सिनर्जी, सक्सेस, विन-विन। ये पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स कैरिड ऑन बाय देम ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पूरी आपके अकाउंट्स बुक पार्टनरशिप से भरी हुई है, तो आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो ये आनी ही चाहिए। अगर कोई भी दो या उससे ज्यादा पर्सन को ओनर्स अगर चाहते हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करें और बिजनेस स्टार्ट करें, तो पार्टनरशिप मिल जाएगा। ओरल एग्रीमेंट से पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला एसेंशियल फीचर है टू और मोर पर्सन। मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, माइनर्स नहीं हो सकते। अगर आप बैंकिंग बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 10 मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम 20 बाकी अदर बिज़नेस में। एग्रीमेंट, वैसे तो ओरल एग्रीमेंट भी पार्टनरशिप पे चलाता है, लेकिन आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट होता है, तो इसलिए एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊँगी कैसे बनती है पार्टनरशिप डीड। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई प्रॉफिट शेयर करो, डिस्ट्रीब्यूट करो अपने पार्टनर्स में। तो कोई चैरिटी के लिए नहीं स्टार्ट करता है पार्टनरशिप, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, अपने बिजनेस के लिए करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि एक पार्टनर ने अगर फर्म के नाम पे पैसे उठाए, तो दो अगर वो पैसे डूब गए तो दोनों पार्टनर्स को मिलकर उस फर्म देने पड़ेंगे। इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर फर्म की जो एसेट्स हैं इनसफिशिएंट है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो दोनों पार्टनर्स को अपने अपने जेब में से भरने पड़ेंगे। इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब कि अगर
कोई भी काम कर रहा है पार्टनर, तो वो फर्म के बिहाफ पे ही माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये तो फर्म के नाम पे नहीं कर रहा, खुद के नाम पे कर रहा है, ठीक है? और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के जो भी काम करेगा वो उससे बाइंड हो जाएगा, ठीक है? म्यूचुअल एजेंसी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो उसने किया था, मेरा तो मैंने तो किया ही नहीं। पार्टनर है ना हम दोनों, हम कुछ भी करें उसका, वो अगर गलत काम करेगा तो मेरे ऊपर भी आ जाएगा, मैं अगर गलत काम करूँगी तो वो उसके ऊपर भी आ जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी मतलब वही कि अगर एक ने फर्म का नाम लेके किसी से पैसे उठाए, फिर खुद के पर्सनल यूज़ किए और फिर उसको डुबा दिया। तो फर्म वो उस आदमी के पास ऐसा हक है कि वो मेरे पास भी आ सकता है और बोल सकता है कि इसने पैसे उठाए कि तुम भी दोगे मेरे को, फर्म के नाम पे उठाए, क्योंकि फर्म हम दोनों की है। तो सारे एक्ट्स एक-दूसरे को बाइंड करते हैं। एट मोस्ट गुड फेथ कि हर पार्टनर जो भी पार्टनरशिप में है, उसको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने आने चाहिए, बनाने क्या और प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी और अटमोस्ट गुड फेथ ही है जो पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही धोखा करेंगे तो आपकी बिजनेस ही बंद हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब अगर आप खुद की पार्टनरशिप का हिस्सा किसी और को बेच नहीं सकते जब तक दूसरा पार्टनर एग्री नहीं होगा, ठीक है? और ना ही एडमिट कर सकते किसी नए पार्टनर को। तो रेस्ट्रिक्शन है कि आप अपने शेयर्स किसी को बेच नहीं सकते, कंटिन्यू होता है। हर बिज़नेस का मेजर गोल होता है कि वो कंटिन्यू रेगुलर हो, तो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है अनटिल एंड अनलेस किसी कोई रिटायर होके चला नहीं जाता, कोई पार्टनर मर नहीं जाता, कोई इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता, कोई डिसेबल नहीं हो जाता कि भाई काम करने लायक ही नहीं रहा वो, पागल-वागल हो गया, इनसेन हो गया, तो कंटिन्यूटी होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं मेंबरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, म्यूचुअल एजेंसी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है, कंटिन्यूटी और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ये आपको जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना या डीड बनाना, ठीक है? पार्टनरशिप बिजनेस कहाँ सूटेबल है? जहाँ पे कैपिटल और मैनेजरल एबिलिटीज सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा हो वहां पे, और ना स्मॉल बिजनेस हो, यहाँ तो स्मॉल बिजनेस हो, यहाँ तो मीडियम स्केल बिजनेस हो, वहाँ पे पार्टनरशिप कर सकते हैं। और जहाँ पे कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़े वहाँ पे पार्टनरशिप ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने नॉन रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब बिजनेस का पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आप किसी भी फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। पार्टनरशिप अगर कोई आपके फर्म के पैसे खा गया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरा कि है ना किसी के ऊपर सूट भी नहीं कर सकता कोई, है ना? मतलब कोई भी आपको ऐसे मतलब कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स हो गई, कोई फर्म के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो गई आप या पार्टनर के अगेंस्ट, तो फिर है ना लोग आपके ऊपर केस कर देंगे पर आप उनके ऊपर नहीं कर पाओगे। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है? तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप रजिस्ट्रेशन करा दें फर्म का। फर्म का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले अपने बिज़नेस का नाम चुनिए, दूसरा रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डालिए, तीसरा डीड बनाइए और चौथा डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए और पाँचवाँ वेरीफाई करा लीजिए डॉक्यूमेंट्स को, जो सबमिट कराएँ और काम खत्म, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। बहुत ईज़ी मेथड है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो मैं आपको पार्टनरशिप डीड दिखा देती हूँ कि कैसी है ना? तो देखिए, ये होती है पार्टनरशिप डीड। ये ऐसे स्टैम्प पेपर पे बनती है और यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखे जाते हैं, उनकी एज, उनका रेसिडेंस सब लिखा जाता है। कौन से बिज़नेस का नाम है, जैसे बीबी फ्लोर मिल बना रहे हैं तो उसका नाम, डेट लिखी जाती है और बिज़नेस की एड्रेस लिखी जाती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें लिखी जाती है, सारे एग्रीमेंट्स कि टाइम टू टाइम उनको क्या पेमेंट मिलेगा, वर्किंग पार्टनर कौन होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन पावर ऑफ अटॉर्नी है, डीड कब से फोर्स में आएगी, कौन सी पार्टनरशिप एट विल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका लिखा जाएगा यहाँ पे। कब से बिजनेस इफेक्टिव है, सब मेंटेन कौन करेगा, पार्टनर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, म्यूचुअल कंसेंट, ये सब लिखा हुआ जाता है। और विटनेस, यहाँ चारों की साइन जाती है, विटनेस तो लेके जाने पड़ते हैं और नोटरी करवाएंगे। तो ऐसे पार्टनरशिप बनते हैं। ये होती है पार्टनरशिप डीड। समझ में आया आपको? फिर भी अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी पार्टनरशिप डीड, आप एक बार अपने फोन में भी डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। आपको बहुत मजा आएगा, इसके सारे मतलब प्रोविजंस पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। बाय गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को।